शिवांगन से अनीता बोल रही हूँ। मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में शिवांगन की नींव के बारे में जानकारी दी थी कि शिवांगन की नींव कैसे पड़ी। अपना स्वयं का मंथन करने से, खुद पर शोध करने से, अपने बीते हुए कल से सबक लेने से मेरे मन में शिवांगन की एक मजबूत नींव पड़ी। और शिवांगन को मैंने आश्रम नाम दिया है क्योंकि समाज में अब यही नाम प्रचलन में है। बाकी ये घर ही रहेगा, घर ही है, और आप सब भी जो आने वाले हैं यहाँ पर घर की तरह से ही रहेंगे। शिवांगन में रहने के बाद आप स्वयं पर शोध कर सकते हैं। स्वयं पर शोध करने के लिए किसी पीएचडी की जरूरत नहीं है, केवल और केवल ईमानदारी होनी चाहिए। स्वयं से स्वयं ही ईमानदार बने। आप स्वयं पर शोध करके अपने जीवन और मृत्यु के बीच के फासले को एक सुंदर और व्यवस्थित रूप से संचालित कर सकते हैं और दूसरों को भी गाइड बन करके अपने अनुभवों से आगे बढ़ा सकते हैं। जो भी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो 50 साल से ऊपर हैं, उनके पास जीवन के अपने अनुभव हैं। मेरे पास भी अपने अनुभव हैं। हम सब एक दूसरे के अनुभवों से सीखकर अपने सीखने की कला को विकसित करके समाज में सिखाने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। मेरा तो सोचना ऐसा भी है कि जो भी यहाँ पर आएगा, मैं उनको एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में धीरे धीरे ढालने की कोशिश करूँगी। पहले स्वयं पर विजय पाना मैंने ज़रूरी समझा, इसलिए मैंने खुद पर बहुत काम किया। धीरे धीरे मेरे अंदर खुद पर काम करने से डर गायब हो गया, निडरता का मुख्य गुण आया। और समाज में कुछ करने के लिए एक तो काल से नहीं डरना, दूसरा कभी काल कोठरी से नहीं डरना। मैंने ये सीखा। कृष्ण का जन्म हमें संदेश देता है कि वो काल कोठरी में जन्म होने के बाद वो आत्मा पिछले जन्म में कैसे निर्भीक रही होगी। दूसरा है कि शिवांगन के बारे में मैंने आपको बताया कि मैं फूड और इमोशंस पर कार्य करूँगी। मैं ये समझती हूँ कि फूड और इमोशंस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब तक आपके अंदर इमोशंस नहीं, आप एक अच्छी फूड को कभी भी किसी को प्रोवाइड नहीं करा सकते। पेट भर सकते हैं या तो ओवर ईटिंग को आप प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर फूड नहीं दे सकते, क्योंकि बिना इमोशंस के कभी भी एक हेल्दी फूड डेवलप नहीं हो सकता। मैं फूड पर कार्य करूँगी तो मेरे इमोशंस धीरे धीरे जो भी आएंगे उनके साथ जुड़ेंगे। मैंने खाने पर अपने लिए भी कार्य किया, क्योंकि मेरे अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसके कारण मेरा जो फिजिकल प्रॉब्लम थी, एनीमिक बॉडी, ये सब चीज़ें डेवलप और ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने घर का उगा हुआ खाना खाया, हेल्दी खाना खाया, उसके कारण मैं लाइफ स्टाइल डिसीज से बची रही। आज भी मुझे बीपी, शुगर, थायराइड, ये सब चीज़ें नहीं हैं। दूसरी प्रॉब्लम है वो वहीं की वहीं है, उसका ट्रीटमेंट धीरे धीरे अपनी तरह से चल रहा है। लेकिन लाइफ स्टाइल डिसीज जो आते हैं वो गलत फूड हैबिट के कारण आते हैं। मेरा ऐसा भी सोचना है कि जहाँ पर आपके अंदर इमोशंस हैं, वहाँ सिंप्लिसिटी और ऑथेंटिसिटी अपने आप आती है। आप सादा जीवन और ऑथेंटिक विचारों को अपने आप जन्मदाता बनते हो और दूसरे आपके विचारों को कदर भी करते हैं। जब तक आपका जीवन सादा नहीं होगा, आपके अंदर कभी भी ऑथेंटिसिटी नहीं आएगी और समाज को वो अनरियल लगेगा। और आज समाज अनरियल से भयभीत है। आज इमोशंस बहुत ज़्यादा है लोगों में, जिनके कारण इमोशनल ब्लैकमेलिंग या तो ओवर इमोशनल के शिकार हो रहे हैं। ये दोनों चीज़ें हमें हटानी है। हमें इमोशनल बैलेंस लेकर आना है। धीरे धीरे अपने इमोशंस पर कार्य करके इमोशनल बैलेंस की तरफ बढ़ना है, जिसमें आप लिटरेचर का सहारा ले सकते हो, भक्ति का सहारा ले सकते हो, सेवा का सहारा ले सकते हो, मेहनत का सहारा ले सकते हो। इन सब में समर्पण बहुत ज़रूरी है। बिना समर्पण के कभी भी सेवा कंप्लीट नहीं हो सकती, भक्ति कंप्लीट नहीं हो सकती, परिवार भी कंप्लीट नहीं हो सकता। इन तीनों के लिए हमें समर्पण भाव जरूरी है। तीनों को करने के लिए आप अपना माध्यम स्वयं चुन सकते हो। किसी भी अच्छे लिटरेचर को आप प्रमोट कर सकते हो, पढ़ सकते हो। किसी भी जिसकी भी आप इष्ट की सेवा करते हो, उसकी भक्ति भी आप कर सकते हो। सत्संग सुनते हो, किसी गुरु में आपका फेथ है तो आप वो भी कर सकते हो। और एक दूसरे को अपने अनुभवों से सीख प्रदान कर सकते हो। मैं एक कॉलम दोपहर में ये भी रखूंगी कि आज आपने क्या सीखा। वहाँ हर एक कोई अपना, जिसको भी जो पढ़ेगा, जिसके ऊपर जो मंथन करेगा, उसको बताएंगे और एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे कि मैंने आज ये सीखा। ज्ञान का मतलब तभी है तब आप उससे कुछ सीखें। केवल पढ़ के दूसरों को सुनाने से हम तोता बनते हैं। जो आज सब तोता बनने के गुण में माहिर है, हमें तोता नहीं बनना। हमें ज्ञान का अनुभव करना है, उसे अपने जीवन में धारण करना है और दूसरों को सेवा में लगाना है। चाहे हम छोटी सेवा कर पाएं,
लेकिन हमें ज्ञान का अनुभव लेकर के ही सेवा में उतरना है। फूड के लिए मैंने ये भी सोचा है कि मैं कभी भी कुक नहीं रखूंगी जहाँ तक है, क्योंकि मैंने इमोशंस पे कार्य करने के लिए बोला है। तो मैं जो यहाँ से जो अच्छी माताएं हैं जिनका कि अच्छे भाव है, जिनके बच्चे थोड़े बड़े हैं, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगी और वॉलंटियर्स के लिए उनकी मदद मांगूंगी। मैं फूड के लिए कभी भी कोशिश नहीं करूंगी, जितना मुझसे होगा मैं भी करूंगी, और मैं वॉलंटियर्स पर खाने बनाने के लिए, सर्व करने के लिए वॉलंटियर्स की हेल्प लूँगी। हम सब ने शायद अपने जीवन में पढ़ा बहुत कुछ है, बहुत कुछ, लेकिन सीखा और समझा बहुत कम को है। मैंने भी गांधी जी को बीए में पढ़ा, लेकिन गांधी जी को मैंने समझा जब मैं 2 बच्चों की माँ हो गई। एक गांधी यूनिवर्सिटी के कोई छात्र आए थे जो उनके ऊपर पूरी शोध करते थे, उनसे मैंने गांधी जी को कुछ ही मिनट में समझा। तो मैंने उस चीज़ को समझा और अब उस चीज़ के ऊपर में अब कार्य करने का समय है। तो जब गांधी जी के हम देश में रहते हैं और गांधी जी की सोच पर कार्य करते हैं, मैंने उनसे समझा, उन्होंने इतने इजी वे में समझाया कि गांधी जी की सोच क्या थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैडम बस एक छोटी सी जगह हमें खाली रखनी है, खाली जगह, उसमें हमें खाने पीने की चीज़ें उगानी है, एक बकरी रखनी है, जो खाने पीने का वेस्ट होगा बकरी खाएगी, तो उसके कारण घर में कभी भी फूड की कमी नहीं होती, कभी भी बच्चों में एनीमिक बॉडी नहीं होती, कभी भी बच्चे दूध से विलग नहीं होते, हर बच्चे के मुंह में दूध होता है। सुबह शाम बकरी जो होती है उससे जितनी बार भी दूध निकालोगे उतनी बार वो दूध देगी, और घर का वेस्ट खाती है। तो कुत्ता पालन की बजाय बकरी पालन, उसने मुझे थोड़े समय में गांधी जी को समझाया। तो जब आप किसी को समझते हो तब खुद को समझने लगते हो कि हम जिसको पढ़ रहे थे वो उसको हमने केवल पढ़ा और रटा, उसे समझा नहीं। फिर उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ की जो प्रिंसिपल है वो अपने हाथ के चरखे का बुना हुआ कपड़ा पहनते हैं। मैंने अपनी माँ को देखा, उन्होंने पूरा जीवन मेहनत में बिताया। मरते समय तक उनके हाथ में ऊन और सिलाई रहती थी। जब ऊन कम पड़ जाती थी तो वो साड़ियों को फाड़ फाड़ करके आसन बनाती थी, और पूरी कॉलोनी में जहाँ पर एक भी घर ऐसा नहीं होगा जहाँ पर उनके आसन नहीं होंगे, एक भी रिश्तेदार ऐसा नहीं होगा जहाँ पर उनके बनाए हुए आसन नहीं होंगे। वो हमेशा कहती थी कि मैं अपनी परिस्थितियों से इतनी गिर चुकी हूँ कि मुझे राम का नाम नहीं आता, लेकिन जो काम आता था वो पूरी निष्ठा से लगी रहती थी। थोड़ी देर बैठती थी, थोड़ी देर लेटती थी, फिर काम करती थी। तो इसका मतलब ये है कि हमारी बुद्धि मेहनत में भी जब लगती है तो हमारे विचार व्यर्थ के नहीं चलते, और समाज को हम कुछ ना कुछ छोटे रूप में जरूर प्रदान करते हैं। शिवांगन में हमने 15-16 लोगों की व्यवस्था की है, जिसमें कुछ पेड हैं और कुछ अनपेड हैं। लोगों को ये संकल्प चलता है कि खर्चा कहाँ से आएगा। तो हमने शिवांगन के ऊपर काम करने से पहले स्पेशली मैंने ये सोच लिया था कि मुझे दूसरों से कभी भी हेल्प नहीं लेनी, हमें खुद की बुनियाद अपने दम पर ही मजबूत करनी है। तो हमने कुछ पेड रखे हैं और कुछ अनपेड रखे हैं। जितनी चादर उतने ही पैर पसारने की जो कहावत है उसे हमें सिद्ध करना है। तो पेड है उनका खर्चा वो खुद ही उठाएंगे, और जो अनपेड है उनका खर्चा हम उठाएंगे जितना हम उठा सकते हैं। तो 7-8 लोगों के करीब हमारी अनपेड की व्यवस्था है, और 7-8-9-10 लोगों तक हमारा पेड की व्यवस्था होगी। तो जो पेड है वो अपना पे करेंगे, अनपेड है वो उसमें से रहेंगे। तो ये पैसे का क्लियर हो गया कि हम कैसे शिवांगन को मैनेज करेंगे, कि हम किसी के आगे भी हाथ नहीं फैलाएंगे, कभी भी नहीं, क्योंकि चैरिटी बिगन्स एट होम। चैरिटी जब तक आपका मन नहीं है, आपका तन नहीं है, आपका धन नहीं है, आप कर ही नहीं सकते। धीरे धीरे अगर शिवांगन बढ़ेगा और कुछ लोग जो आएंगे सामने तो उनको आगे जाकर के वेलकम होगा, लेकिन जब तक हम चला सकते हैं हम खुद चलाएंगे, और जो हमसे सीखकर अपने कार्यों को आगे बढ़ सकता है वो हमसे सीख करके आगे बढ़ा सकता है हमारे कार्यों को। हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं सोशल वर्क जरूरी है, उसको समाज में जो सक्षम लोग हैं उन्हें करना चाहिए। हम सब भजनों में सुनते हैं यहीं के यहीं रह जाएंगे, कोठी महल मकान, ये सब जानते हैं, रोज सुनते हैं, सब जानते हैं, लेकिन जो इनका सदुपयोग कर लेता है, न केवल मकान बनाने वाला बल्कि मकान में रहने वाला, जो मकान में आता है वो भी अमर हो जाता है, क्योंकि उसकी बुद्धि पे भी छप जाता है किसी ने किस भाव से बनाया, और 1 सेकंड में हम इसमें रहने आ गए। तो मकान दुकान किसी काम नहीं आते, केवल इस चीज़ को जान लो कि इसका केवल सदुपयोग करना है। मैंने केवल धन का, मन का, तन का और इस मकान का सदुपयोग करने का सोचा। मैं उसमें कहाँ तक कामयाब होंगी ये वक्त बताएगा, लेकिन मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि मैं अपने तन मन धन को पूरी तरह से पूरी निष्ठा के साथ उसका सदुपयोग करूँ। और शिवांगन कहाँ पर है इसके बारे में भी आपको लगता होगा। शिवांगन भारत का एक बहुत सुंदर शहर है जयपुर, जिसे गुलाबी नगरी कहते हैं। उसकी भी सबसे अच्छी कॉलोनियों में एक कॉलोनी है जिसमें कि शिवांगन बना है। यहाँ का वातावरण और यहाँ के रहने वाले लोग दोनों ही अति उत्तम हैं। लोगों की विचारधारा बहुत अच्छी है, लोग बहुत ज़्यादा केयरिंग है।
लोग बहुत ज़्यादा साधु भाव वाले हैं, साधुता वाले हैं, दूसरों को रेस्पेक्ट देने वाले हैं। यहाँ के लोगों से मैंने बहुत ज़्यादा विनम्रता सीखी। सबके हाथ जुड़े रहते हैं, जितना ऊंचा उनका पद है उतना ऊंचा उनका कद है, उतना ही ऊंचा उनका भाव है। यहाँ पे रहने के बाद आपको एहसास होगा कि आप अपने परिवार में ही रह रहे हैं। यहाँ पे हर जगह घूमने के लिए गार्डन है, खुली सड़कें हैं, बहुत खुला वातावरण है, ओपन जिम भी हैं। तो ये बहुत अच्छी कॉलोनी है। यहाँ पे रहने जब हम आए थे इसे देखने के लिए तो हमें अपने भाग्य पर गर्व हुआ था। आप भी जब रहने आओगे और यहाँ के वातावरण का आनंद लोगे तो आप भी खुद से हमको गर्वान्वित महसूस करोगे। आगे जा करके जब कभी मौका मिलेगा तो मैंने जो पेड़ के लिए जो व्यवस्था की है और जो अनपेड़ के लिए व्यवस्था की है, और जब वो लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो उनके हिसाब से हम व्यवस्था कर देंगे। तो 2 कॉटेज बनवाई है और 3 रूम मेरे पास में है, तो मैं उनमें ही उनकी व्यवस्था करूंगी और उनसे पूछ करके। शिवांगन में बड़े बुजुर्गों की सेवा में बिजी रहने के बाद भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास की खाने की परेशानी है, कोई स्टूडेंट है, कोई जॉब वाला है, जिसके पास फैमिली नहीं है, इनकम कम है, तो हम दोपहर का टिफ़िन उसे दे सकते हैं। वो केवल आधार कार्ड लाकर हमें दिखाए तो हम उसे वो भी प्रोवाइड करवाने की सेवा करेंगे। Sunshine, sunshine.